गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई। अंकुश बाकी कहाँ रह गए? पता नहीं सर। क्लास स्टार्ट करें क्या फिर? 2 मिनट वेट कर लो सर, आ जाएंगे शायद। 11 तो बज गए। 11 बजे का मतलब 11 बजने में 2 मिनट होता है मेरा। यस सर। चल 2 मिनट वेट करते हैं। ओके। Lively, ड्राइवर अरे भाई शुरू फिर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। शुरू करें क्या क्लास? हाँ जी सर, कर दो। यस बीच में सर। अगर आउट हो जाए ना तो दोबारा से उसी लिंक से फिर आ जाना। ओके सर। ओके। ठीक है। अटेंडेंस दोबारा देने की जरूरत नहीं है, उसी लिंक से आ जाना। ठीक है। तो भाई आज अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, फूड लॉज। बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, क्लर्क में बात है। दोबारा करो बेटा, शाबाश, धन्यवाद। ये मेरा काम का अच्छा, वेरी गुड गुड बात। ना ना कोई बात नहीं, थैंक यू। दोनों को मुबारक हो। आयुष्मान आयुष्मान। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो भाई फूड लॉज की गेट बंद कर देना बेटा। फूड लॉज की अपनी जो कल इंट्रोडक्शन दी थी मैंने, उसमें किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी। कोई डाउट है किसी को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। हाँ जी सर, दिख रहा है। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है, मैं ये मान के आगे चल रहा हूँ। तुम्हारे ये नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, इसमें कुछ कमियां हैं, 2-4 दिन में इनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हें ये फाइल मिल जाएगी। ओके सर। तो अपना जो फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स है, इसको बेसिकली समझने की जरूरत है कि फूड लॉज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कंपनी के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, लीगल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी। टर्म्स बेसिकली क्या होती हैं
ये जैसे आप जिंदगी में एक दूसरे से बातचीत करते हो तो आपको शब्दों का पता है, उनके अर्थों का पता है, तो बातचीत करना आसान हो जाता है। अब अगर मान लो मैं इस एरिया में रहता हूँ, बिश्नोई एरिया, बागड़ी एरिया है, अगर कोई मेरे सामने वर्ड बोले लारे लारे, तो अगर मेरे को ये मतलब नहीं पता होगा कि लारे लारे का मतलब है पीछे पीछे, तो मैं उसकी बात को शायद समझ नहीं पाऊं जो मेरे को कुछ कहना चाह रहा है। तो ये जो वोकैबुलरी है, इसको वोकैब बोलते हैं कि शब्द जिनके अर्थ आपको पता हो, जो आप कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं। जब तक आपको उन वर्ड्स के मीनिंग का नहीं पता होगा, आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। Yes, यस sir. सर। तो अपना जो ये कोर्स है फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, इसके कुछ बेसिक शब्द हैं, उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तब हम इस कोर्स को आसानी से समझ सकेंगे। तुम्हें ये क्लियर दिख रहा है अब अपने स्क्रीन पे? जी सर, क्लियर दिख रहा है। तो जब हम फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि अपने को पता है कि हर एक इंसान या जानवर जो भी जिंदा है उसको खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन के अंदर जो उसकी क्वालिटी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है, एज ए कंज्यूमर भी और एज अ प्रोसेसर भी, एज अ लीगल एडमिनिस्ट्रेटर भी। और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही जो हमारे फूड हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब इतने बड़े स्केल पे प्रोसेसिंग हो रही है तो कहीं ना कुछ गलती होने के चांस रहते हैं। तो वो गलती ना रहे, कोई चाहे जानबूझ के मिलाना चाहे उसमें कुछ ऐसी चीजें या अनजाने में कुछ मिल जाए, तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि इस तरह की हरकत हमारी इंडस्ट्री में ना होने पाए। दूसरा, कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए उसने पैसे दिए हैं उसको वो प्रोडक्ट मिले, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। तो इन दोनों कारणों से हमें फूड के अंदर क्या चीज गई है, कोई ऐसी चीज तो नहीं डल गई है जो उसके अंदर प्रोहिबिट कर रखी है। प्रोहिबिट करना मतलब रोकना, या प्रोहिबिट करना मतलब उसकी मनाही होना। तो कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव या ऐसा प्रिजर्वेटिव उतनी क्वांटिटी में तो नहीं है जितनी लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो इसलिए हर एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं हम, या वो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहते हैं कि जिसको लेके हमारा प्रोडक्ट बनाया गया और हम श्योर हों कि भाई जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है ये प्रोडक्ट पूरा करता है। तो उस मिनिमम क्राइटेरिया में जैसे मॉइस्चर कंटेंट है, मैक्सिमम लिमिट क्या है वो उस पर दिया जाता है। कोई चीज फैट है तो फैट की परसेंटेज क्या है वो उस पर दिया जाता है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में हम उसकी ये सारी चीजें प्लस इंग्रेडिएंट्स में जो जो सामान हमने उसमें डाला है वो डिक्लेयर करते हैं। हम कंज्यूमर को खरीदने से पहले ही बताते हैं पैकेट के ऊपर लिख के कि भाई ये चीज इसके अंदर है, उसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो अडल्ट्रेशन है। तो आपने कुछ भी मिलाया है, कितनी क्वांटिटी में मिलाया है, वो परमिसिबल है या नहीं, वो सारा ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है एज ए प्रोसेसर जब आप फूड इंडस्ट्री में काम करोगे। जब भी फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आप यूनिट ऑपरेशंस करते हैं, जैसे वॉशिंग, कटिंग, पीलिंग, ऐसी बहुत सी चीजें आप करते हैं उसमें। फिर उसकी हीटिंग, ड्राइंग, कूलिंग, फ्रीजिंग। तो ये यूनिट ऑपरेशन, साथ में मटेरियल हैंडलिंग, किस टेम्परेचर पे रखना है, किस पीएच पे रखना है, किस तरीके से किस पैकेज के अंदर रखना है, तो ये सारे काम हम करते हैं। तो इस सारे काम में कहीं भी गलती ना हो और कंज्यूमर को सेफ फूड, अच्छा फूड, बढ़िया क्वालिटी का फूड मिले। तो इस सारे काम को पूरा करने के लिए
कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं और बहुत सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और फिर रेगुलेट करते हैं कि अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उसको सजा दिलवाने वाला काम। अब किसी भी स्टैंडर्ड के कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए 4 मेथड होते हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे जरूरी, अगर आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है हमारा लीगल स्टैंडर्ड है कि ये तो आपको मानने ही मानने पड़ेंगे, ये लीगल स्टैंडर्ड है। अगर आपको व्यापार करना है, अगर आपको आपका सामान बना के मार्केट में बेचना है, तो ये ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज ने बनाए होते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा भाई, इंडिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो फूड को सेफ तरीके तक कंज्यूमर तक पहुंचाने का और कंज्यूमर को सेफ रखने का काम जिसके जिम्मे है, वो कौन सी बॉडी है? क्या नाम है उस संस्था का? बताओ भाई। कल इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, परसों थे आप लोग इंट्रोडक्शन में? जवाब दो भाई मैंने बात का, तभी तो मैंने पता लगेगा कि तुमने पता है कि नहीं। मेरी आवाज आ रही है भाई तुम्हारे तक? आ रही है सर। सर आ रही है सर। लास्ट सेंटेंस क्या बोला था? बीच में मेरा कनेक्शन हट गया था। क्या सुना था? लीगल स्टैंडर्ड सर। लीगल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था ना? यस सर। तो लीगल स्टैंडर्ड में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हिंदुस्तान में कौन सी एक एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जिम्मेवारी है लीगल स्टैंडर्ड्स को बनाना, फूड के मामले में उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो भारत में ऐसी कौन सी संस्था है? क्या नाम है उस संस्था का? परसों जब कोर्स की इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने बताया था ये तुम्हें। है किसी को पता? भारत में फूड से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई कानून है, उसका क्या नाम है? FSS एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर एक संस्था का भी प्रावधान किया गया है, जो संस्था फूड लॉज से रिलेटेड जो भी काम है हिंदुस्तान में वो करेगी। वो कौन सी संस्था है? FSS एक्ट के अंदर आया था जिक्र उसका। BIS नहीं, BIS स्टैंडर्ड बनाने का काम करती थी पहले फूड के, अब वो काम भी हमारे पास एक अलग संस्था है FSSAI। कोई भी फूड प्रोडक्ट आप देखोगे उसके ऊपर FSSAI का लोगो लगा मिलेगा आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं कैसा होता है ये लोगो। FSSAI ये लोगो देखा आपने? ये सर देखा हुआ सर। यस सर, देखा सर। क्योंकि जो भी FSSAI से लाइसेंस लेगा उस लाइसेंस नंबर के साथ, जैसे ये दिखा रखा है, FSSAI का लोगो होता है और नीचे उसका लाइसेंस नंबर होता है। तो ये जो लोगो है ये FSSAI का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। जैसे व्हाइट क्रिस्टल शुगर, इसके लिए ये लाइसेंस लिया हुआ है, जो भी मिल्क का नाम है वो सारा कुछ इसके ऊपर, पैक के ऊपर मिलेगा। थोड़ा सा जब भी क्लास में पढ़ो ना, थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि अब जो चीज बता रहा हूं तुम्हें
ये तुम्हारे हर रोज काम आएंगी। हर रोज एफएसएसएआई का जिक्र होगा, हर रोज एफएसएसए का जिक्र होगा। जितनी भी टर्म्स का मैं इसमें जिक्र करूंगा इस कोर्स में, वो कभी ना कभी तुम्हें ऐसे मौके पे जरूर सुननी पड़ेंगी, और अगर तुम्हें वो पता नहीं होंगी तो तुम्हें यूं लगेगा कि ये पता नहीं कौन सी एलियन भाषा बोल रहे हैं, कहाँ की भाषा बोल रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो भी मैं शब्द यूज करूं, जो भी वोकैबुलरी यूज करूं, उसको ध्यान से समझो और याद रखो। तो लीगल स्टैंडर्ड तो वो स्टैंडर्ड हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज बनाती हैं, जैसे हिंदुस्तान में एफएसएसएआई बनाती है, और ये स्टैंडर्ड माने बिना आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। दूसरे कंपनी और वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। कई बार लीगल स्टैंडर्ड से थोड़े से टफ स्टैंडर्ड कोई भी कंपनी अपनी क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए, लीगल स्टैंडर्ड से कुछ बेहतर स्टैंडर्ड कोई भी कंपनी अपने लिए या अपनी सिस्टर कंसर्न्स के लिए बनाती है, उनको वॉलंटरी स्टैंडर्ड या कंपनी स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये बहुत बार ऐसा होता है कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर, ये सेगमेंट के अंदर ये स्टैंडर्ड थ्रू आउट द बिजनेस सेम हो जाते हैं। जैसे जब आपने टीसीपी का कोर्स किया था तो उसमें वेट मिलिंग ऑफ कॉर्न के प्रोडक्ट्स में आया था कि 20 DE इक्विवेलेंट, 40 DE इक्विवेलेंट डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट ये कॉर्न सिरप, या 40 डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट कॉर्न सिरप। तो ये जो 20 और 40 वाले जो स्टैंडर्ड है, ये किसी सरकार ने नहीं कहा, ये वॉलंटरी स्टैंडर्ड बनाए कॉर्न सिरप बनाने वाली कंपनियों ने, कि हम जो कॉर्न सिरप देंगे वो 20 DE 40 DE इस तरीके से देंगे। तो ये बहुत बार वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कुछ फूड इंडस्ट्रीज मिलके बनाती हैं ताकि व्यापार को करने में आसानी हो। और बहुत बार कंपनी स्टैंडर्ड्स के अंदर, जैसे अभी नेस्ले है, नेस्ले कंपनी के अपने खुद के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ग्लोबली ये एक रखते हैं उन स्टैंडर्ड्स को, चाहे वो इनकी फूड इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही है, चाहे वो स्विट्जरलैंड में काम कर रही है, चाहे वो यूएस में काम कर रही है, उनको बोलते हैं, ये इनके इंटरनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपनी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं नेस्ट स्टैंडर्ड्स, नेस्ले से नेस्ट स्टैंडर्ड्स। तो ये अपने स्टैंडर्ड्स को जो जिस कंट्री में ये काम कर रही है, या तो उसके पार या तो उसके बराबर, एट पार विद लीगल स्टैंडर्ड्स, या उससे बढ़िया या उससे ऊपर के मानक रखती हैं अपने लिए। तो कंपनी या वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स तो जो कंपनी अपने लिए बनाती है, और जिसकी मैं अभी बात कर रहा था 20 DE 40 DE, ये होते हैं इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड, कि भाई इंडस्ट्री वाइड अगर ये प्रोडक्ट आपको बेचना है तो आपको कुछ इंडस्ट्रीज मिलके एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बना लेती है, और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है फिर, जिससे कि व्यापार आसान हो और क्वालिटी भी जो आपकी मेंटेन करना आसान हो। बहुत बार ये होता है कि जो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, कई बार ये इंडस्ट्री की डिमांड से बनते हैं, कई बार ये कंज्यूमर की डिमांड से भी बनते हैं, और बहुत बार ऐसे ये स्टैंडर्ड वहां पे भी बनाए जाते हैं जहाँ पे कोई लीगल स्टैंडर्ड ना हो, तो इंडस्ट्री अपने मिलके एक जैसे इंडस्ट्रीज, और वो अपने लिए खुद के लिए एक स्टैंडर्ड बना लेती हैं, जिसको हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलते हैं। चौथे नंबर पे है आपका कंज्यूमर और ग्रेड स्टैंडर्ड्स। अब कंज्यूमर स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कंज्यूमर ने किसी भी प्रोडक्ट को लेके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई स्टैंडर्ड बनाया, और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक इंडस्ट्री को लगता है कि कंज्यूमर की इस तरीके की डिमांड आ रही है, तो ये डिमांड पूरी करनी चाहिए, और वो कंज्यूमर का जो स्टैंडर्ड है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे टाइम में जो पार्ले के बिस्किट हैं या जो ये ग्लूकोज बिस्किट थे, ये कम से कम 12-15 की पैकिंग आती थी, इससे छोटी पैकिंग नहीं आती थी। लेकिन अब क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी है कि वो एक टाइम में 3-4 बिस्कुट ही खाना चाहता है और बाकी सारा पैकेट नहीं खोलना चाहता, क्योंकि दूसरा जो पैकेट अपने को पता बारिश के सीजन में सील जाता है। तो उसके लिए कंपनी ने जब देखा कि भाई 10 रुपए कंज्यूमर नहीं लगा सकता, लेकिन 3 रुपए 4 रुपए या 5 रुपए में कम अगर बिस्किट दे दें जो वो एक ही बारी में खा के खत्म कर दे, ऐसे पैकेट की डिमांड है, तो ये एक पैकिंग का स्टैंडर्ड कंज्यूमर की डिमांड से निकल के आया था, जो कंज्यूमर के लिए कंपनियों ने बनाया। ऐसे ही आप शैम्पू के अंदर देखो, पहले शैम्पू बड़ी बॉटल्स के अंदर आते थे, 100 ml की, 200 ml की, लेकिन बहुत से ऐसे कंज्यूमर थे जो शैम्पू यूज करना चाहते थे सिर्फ एक बार और कम पैसे देके। तो 1 रुपए का शैशे, 2 रुपए का शैशे आने शुरू हुए। तो वो भी एक एग्जाम्पल है जिसमें कंज्यूमर के डिमांड के कारण
कोई कंपनी को अपना एक प्रोडक्ट ऐसा निकालना पड़ा जिसका जो स्टैंडर्ड था वो कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक था। अब फूड लॉज और फूड स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? ये दो टर्म आई ना, कि फूड लॉ के अंदर तो लॉ है, रेगुलेशंस है। कैसी रेगुलेशन है? जो सेफ फूड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं कि सेफ तरीके से फूड को प्रोसेस करो और सेफ तरीके से फूड को सर्विस करो। ये एम होता है इनका, फूड लॉज का। लेकिन इससे गारंटी नहीं हो जाती। क्यों नहीं हो जाती? कि भाई इनको मानने वाले ने वो कानून माना है या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये कोई भी ऐसा फूड इंपोर्ट करना या सप्लाई चेन में आना जिसके अंदर अडल्ट्रेशन हो सकती है, उसको रोकता है। कोई अडल्ट्रेशन करेगा तो उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। और जो भी ये फूड लॉज हैं, ये हर एक कंपनी के हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और अलग अलग एजेंसीज हैं जो उस कंट्री के अंदर उस फूड लॉ को एडमिनिस्टर करती है, बनाना, उसको चलाना, और जो नहीं मानता फिर उसको रेगुलेट करना। तो ये तो हो गया फूड लॉज। और फूड स्टैंडर्ड क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया है। भाई उसमें कलर ऐसा हो, उसमें मीठा इतना हो, उसमें नमक इतना हो, ये सारे एक क्राइटेरिया हैं अलग अलग। उनका एक कलेक्शन है जिसको कि जरूर होना चाहिए फूड के अंदर, अगर हम उस फूड को सुटेबल फॉर कंजम्पशन बना रहे हैं। यानी खाने के अंदर ये जो हमने क्राइटेरिया रखे हैं अलग अलग, अगर ये होंगे उस फूड में, तभी हम मानेंगे कि कंज्यूमर के लिए हमारा प्रोडक्ट सूटेबल है, उसको बोलेंगे हम फूड स्टैंडर्ड। ये फूड लॉ का एक कंपोनेंट होता है। फूड लॉ का कंपोनेंट कैसे? जैसे फूड लॉ में ये है कि भाई कंज्यूमर को सेफ फूड, अच्छा फूड दिया जाए, तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट इतना नहीं होना चाहिए या इतने से कम होना चाहिए। तो जो ये मॉइस्चर कंटेंट वाली लाइन है, ये तो है फूड स्टैंडर्ड। और फूड हमारा सेफ होना चाहिए कंज्यूमर के लिए, उसमें कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, ये पार्ट है फूड लॉ का। तो ये भी जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे फूड लॉ का कंपोनेंट होते हैं। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हुए, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, और किस तरीके से डिस्प्ले करना है, कैसी उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी फूड स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये बेसिक चीज है जो अभी तुम्हें बताई कि व्हाट आर फूड लॉज एंड व्हाट आर फूड स्टैंडर्ड्स, और क्या तरीके हैं, किस तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं अलग अलग। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारे फूड लॉज हैं उनका चेक करेंगे। हालांकि बहुत पुरानी हिस्ट्री है अपनी। जैसे आप आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा आपने। उनके वक्त में भी उन्होंने एक ट्रिटाइज लिखा था कि व्यापार कैसे किया जाए। उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी उन्होंने सजाएं लिख रखी थी। अगर कोई आदमी दूध में, खाने की चीजों में मिलावट करता है और उसको पकड़ा जाता है, तो जो उसने मिलावट की है उसके हिसाब से उसको कोड़े लगेंगे या जेल होगी। तो इस तरीके का, यानी फूड के अंदर अडल्ट्रेशन का और फूड लॉज का इतिहास हिंदुस्तान में बहुत पुराना है, लेकिन उसकी ज्यादा कोई अलग से नहीं था। वो जैसे और कानून होते थे, उन्हीं कानूनों के बीच में एक छोटा सा पार्ट फूड अडल्ट्रेशन से रिलेटेड भी होता था। एनोटेशन मत यूज करो भाई। जब ये 21वीं शताब्दी आई तो उससे पहले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अलग अलग लॉज थे, अलग अलग कानून प्रिवेल करते थे, चलते थे, अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे। फूड एडिटिव्स के, कंटेमिनेंट्स के, कलर्स के, प्रिजर्वेटिव्स के, लेबलिंग के। फिर मिल्क को कोई और एजेंसी रेगुलेट करती थी, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स को कोई और एजेंसी रेगुलेट करती थी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कोई और एजेंसी रेगुलेट करती थी।
ऑयल और फैट के लिए अलग एजेंसी थी। तो इस तरह से अलग अलग एजेंसियों में पूरा जो फूड का बिजनेस था वो बटा हुआ था। तो उन सभी के कारण, ये समस्या आने के कारण तब महसूस किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर एक इंटीग्रेटेड फूड लॉ होना चाहिए, जिसके नीचे ये सारी चीजें इकट्ठी होके आए और एक ही एजेंसी हो जो इस सारे काम को रेगुलेट करे। तो पहले कौन कौन से लॉ होते थे, इस चीज को देखो कि सबसे पहले तो पकड़ने के लिए जो फूड इंस्पेक्टर जाते थे तो वो किस लॉ के अंडर बुक करते थे, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसको पीएफए बोलते थे। 1954 का पीएफए एक्ट था ये। अब जब एफएसएसएआई आया है 2006 में, ये लागू हुआ था कानून, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इसको एफएसएसए बोलते हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे पहले कानून थे या ऑर्डर थे। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967 और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इन रिलेशन टू फूड। ये सारे मर्ज करके अब एक एक्ट बना दिया गया जिसको हम एफएसएसए या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई भाई? आप मेरे को बीच में बताते रहा करो थोड़ा सा। आगे सर, समझ आवाज आगे सर। तो अब इसमें जो जो चीजें ये मर्ज हुई हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इनका अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने को इतना जरूर पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से एक्ट थे जो इसमें मर्ज हुए और उनकी क्या खास बात थी। तो पीएफए जो है वो मेन एक्ट था जिसको बदल के और उसमें और सारे आवाज कट कट के आ रही है सर। भाई कट कट के तो थोड़ा बहुत देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सुन लो। मैं क्या करूंगा कि इसका जो अभी क्लास लिए इसका वीडियो बना के, और मेरा यूट्यूब चैनल है उस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए दो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, CAFT कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फूड टेक्नोलॉजी और फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। इन दोनों के मैंने दो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। उन प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना, तुम्हें इसकी वीडियो मिल जाएगी शाम तक, मैं अपलोड कर दूंगा। और इसको बाद में भी कभी भी रेफर कर सकते हो, ये उस वीडियो में उस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आज की डेट के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। ठीक है? ओके सर। तो पहला जो एक्ट था ये पीएफए मेजर एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। नाम से ही पता लग रहा है कि फूड के अंदर अडल्ट्रेशन, मिलावट को रोकने वाला प्रिवेंशन। ये 1954 का एक्ट था जो जून 1, 1955 से फोर्स में था। इसकी अमेंडमेंट 1964 में हुई, फिर 1976 में हुई। अमेंडमेंट क्या चीज होती है कि जब हमें लगे कि कानून के अंदर कुछ मेजर कमियां हैं और उनको दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव पार्लियामेंट से दोबारा से पास कराए जाते हैं, उनको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो हर एक कानून में वक्त के साथ पता लगता है कि क्या कमियां हैं, या वक्त के साथ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो उनको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जब मेजर चेंजेस हो आपके कानून में तो उनको अमेंडमेंट किया जाता है, कहा जाता है। तो एक मेजर अमेंडमेंट 1964 में हुई, सेकंड 1976 में हुई। इसके बाद भी हुई, वो इन्होंने जिक्र नहीं किया। इस एक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी काम हम करते हैं, कोई कानून बनाते हैं तो क्यों बनाया? तो क्यों का जवाब होता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि ये कानून से आप क्या क्या चीजें करना चाहते हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव, कि जितने भी फूड आर्टिकल्स बिकते हैं देश में वो कस्टमर को प्योर और होलसम, प्योर और होलसम ये दो चीजें इनको समझो। प्योर का मतलब, मान लो मैं दूध की बात कहता हूं तो दूध में सिर्फ जो चीजें पशु के अंदर से या उसके अडर से जो सिक्रीशन आता है सिर्फ वो होना चाहिए, बाहर की या अलग से कोई चीज ना मिलाई। जैसे कास्टिक मिला देते हैं या चीनी मिला देते हैं मीठा करने के लिए, या उसके अंदर सोप जैसे कम चीजें मिला देते हैं झाग उठाने के लिए। तो उनकी बजाय
यूरिया मिला देते हैं नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें प्योरिटी से बाहर हो जाती हैं, तो वो एक तरह से हमारा अडल्ट्रेटेड हो जाता है मिल्क। तो प्योर मिल्क उसी को कहेंगे कि दूध जो हमें पशु से एज इट इज मिला है, उसमें कुछ में मिलाया नहीं गया है। इवन पानी मिलाते हैं तो वो भी अडल्ट्रेशन है, वो भी प्योरिटी नहीं है। ऐसे ही होलसम, होलसम का मतलब वैसा का वैसा, जैसा वो नेचुरल अवस्था में था वैसे का वैसा पूरा, कि उसमें कुछ पार्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं किया गया है, तो होलसमनेस उसको बोलते हैं। इस कानून का जो मेन और ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरीके का फ्रॉड, डिसेप्शन, मैंने धोखा, ये ना हो कंज्यूमर के साथ। 10-1 मिनट में भाई क्लास ओवर हो जाएगी अपनी, जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सटेंड कर लेंगे, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद इट। तो मैं बता दूंगा तुम्हें, जितना हो जाएगा उतना ठीक है आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। तो अगर क्लास ऑफ हो जाती है तो दैट विल बी ओवर फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट क्लास के लिए आप फिर तैयारी कर लेना, रेस्ट कर लेना। और साथ में ये चीजें तो कंज्यूमर को बचाना ही है फ्रॉड और डिसेप्शन से, धोखाधड़ी से। और एनकरेज किस चीज को करता था? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है कि दो दुकानदार दोनों वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक बहुत ज्यादा सस्ता कर देता है और फिर भी मुनाफा कमाता है, तो बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया और फिर भी मुनाफा कमा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है उसने। तो उसका जो पड़ोसी है वो कहेगा मेरा सामान नहीं बिक रहा है, इसका बिक रहा है, क्योंकि ये सस्ता बेच रहा है। सस्ता कैसे बेच रहा है जब इतने में तो आता ही नहीं सामान? इसका मतलब कुछ उसने अनफेयर किया है, गलत किया है। तो ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी फेयर रखने के लिए इस कानून को बनाया गया था। अब ये कानून रोकता था ऐसी चीजों को मैन्युफैक्चर करने से, सेल से और डिस्ट्रीब्यूशन से, जो अडल्ट्रेटेड फूड होता था उसको, और साथ में अगर उसमें कुछ टॉक्सिकेंट मिलाए हुए हैं, कोई जहरीली चीजें मिलाई हुई हैं, या एक कंपनी का प्रोडक्ट कह के कोई नकली सामान दिया गया है, उसको मिसब्रांडेड बोलते हैं। कि मैं पार्ले जी का कह के तुम्हें दे रहा हूं और वो मैंने पार्ले जी का रैपर कहीं और से छपवा लिया और अपने घर का ही जो प्रोडक्ट है वो बना के पार्ले जी कह के बेच रहा हूँ, वो मिस ब्रांडिंग होती है। तो इसके अंदर एक सेंट्रल कमेटी होती थी फूड स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, और एक फूड हेल्थ अथॉरिटी अपॉइंट होती थी हर एक स्टेट लेवल पे, जिसका कि डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव मेडिसिन वही इसको देखता था। उसको हम FHA बोलते थे, फूड हेल्थ अथॉरिटी। उसी की जिम्मेवारी होती थी कि वो पूरे प्रदेश में अच्छी क्वालिटी का, अच्छे स्टैंडर्ड का फूड कंज्यूमर को अवेलेबल करवाए। अब हर एक FHA में, फूड हेल्थ अथॉरिटी के अंदर, लोकल हेल्थ अथॉरिटी होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हर एक जगह पे जो अभी है, जैसे CMO है, CMO ही लोकल हेल्थ अथॉरिटी था, तो वही सैंपल भरवाने का काम या उसी की देखरेख में ये सारा काम होता था। तो इस तरीके से ये अपना PFA था। सेकंड जो था, नाम से पता लग रहा है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, लेकिन इसमें फ्रूट नहीं होते थे, फ्रूट के अंदर वेजिटेबल्स भी इंक्लूड होती थी। ये 1946 में बनाया था, 1955 में इसकी रिवीजन हुई, और FPO सर्टिफिकेट मिलता था इंडस्ट्रीज को जो भी वो प्रोडक्ट बनाते थे उस पे लगाने के लिए। कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट, जैसे फ्रूट के नेक्टर, जूसेस, ऐसी चीजें, या कोई भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपके अचार, चटनी, जैम, जेली, मार्मलेड, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को FPO सर्टिफिकेशन लेना होता था। और इफेक्टिव तो ये 55 से है, लेकिन मैंडेटरी 2006 में हुआ। तो फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर के अंदर वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट को बनाने वाली या प्रोसेस करने वाली फैसिलिटीज को मान्य होते थे, जो FPO के अंदर दिए होते थे। FPO को भी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पहले डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ बोलते थे, वही इसको एनफोर्स करता था। 5198 यूनिट इसके अंदर रजिस्टर्ड थी, इससे भी ज्यादा थी, पुराना डाटा है ये। लेकिन इसके अंदर जो अधिकतर इंडस्ट्रीज थी वो कॉटेज और स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर आती थी। बड़े प्लांट वो भी इसमें
पे इंक्लूड थे। ऐसे ही तीसरा जो एक कानून था जिसको हम मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर बोलते हैं, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर MFPO, इसका भी 1973 के अंदर बनाया गया था इसको। इसके अंदर क्या सेलिएंट फीचर थे या क्या खास बात थी कि मीट हमें किससे मिलता है, प्लांट से तो मिलता नहीं, एनिमल से मिलता है। तो इसमें बताया गया था कि ऐसे एनिमल जो डिजीज्ड हैं, जिनको बीमारी है, उनको डिटेक्ट करना, उनको देखना और उनके जो मीट है वो हमारी मार्केट में ना आए, ये इंश्योर करना। फिर ये इंश्योर करना कि जो भी मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन और हैंडलिंग क्लीन और सैनिटरी एनवायरनमेंट के अंदर हो, साफ सुथरे तरीके से उसको प्रिपेयर किया गया हो और उसकी जो हैंडलिंग है मीट की वो भी सैनिटरी कंडीशंस के अंदर हुई हो। फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस मीट फूड के अंदर ना मिलाया गया हो। फिर ये देखना कि जो भी मीट का कट सेल के लिए जा रहा है वो वही कट जा रहा है जो कहा गया है, क्योंकि मीट के अंदर क्या होता है, कुछ कट्स की है ना ज्यादा वैल्यू होती है, तो या कुछ पर्टिकुलर मीट टाइप्स हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होती है और दूसरे जो मीट हैं उनकी कम वैल्यू होती है। तो ऐसा ना हो कि कम वैल्यू का मीट ज्यादा वैल्यू के मीट से रिप्लेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इस चीज को भी रोकना। तो इसके अंदर रूल और कंडीशंस दी गई थी कि कोई भी जो एनिमल स्लॉटर करना है उसको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे चेक करना है कि वो डिजीज फ्री है या नहीं, और स्लॉटर हाउस के अंदर क्या प्रैक्टिसेस हैं, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वो फॉलो हो रही है या नहीं, वो इसके अंदर बताई गई। अगला था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। नाम से पता चल रहा है दूध या दूध से बने हुए पदार्थों के लिए 1992 9/6/1992 एग्जैक्ट जो डेट थी ये बनाया गया था। अब इन्होंने क्या कहा कि जिन डेयरी प्लांट्स के अंदर 10,000 लीटर से ज्यादा दूध हर रोज हैंडल हो रहा है या 500 टन से ज्यादा मिल्क सॉलिड्स, SMP बोलते हैं ना, सॉलिड स्किम्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो मिल्क सॉलिड्स या पनीर बना रहे हैं, अगर वो 500 टन से ज्यादा हैं तो उनको MMPO के अंडर लिया गया था। इसमें प्रोडक्शन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, चाहे वो मिल्क है चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को कंट्रोल किया गया था। कंट्रोल करने का मतलब यही कि सही सोर्स से आया है या नहीं, ढंग से उसको प्रोसेस किया गया है नहीं, साफ सुथरे तरीके से आपके एनिमल हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंश्योर की गई थी। ये वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का। तो इसके जो दूध बेच रहे हैं उसके ऊपर मिल्क का जो पैकेज है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये इंश्योर करते हैं। ऐसे ही एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, ये बेसिकली अभी भी प्रिवेल करता है, लेकिन इसमें जितनी भी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज हैं, फूड, नॉन फूड, ये सारी कवर करते हैं। फूड के अंदर अगर वो एग्जम्प्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको छोड़ के अदरवाइज जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भेजने से पहले प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कंपल्सरी है उनके लिए, कि बाहर जो भी माल भेजेंगे उसकी इंस्पेक्शन होगी। या एक्सपोर्टर जो है यहाँ से माल भेजने वाला है, उसके पास जो दूसरे देश की कंपनी है जहां वो माल भेज रहा है उसका एक लेटर हो जिसमें लिख रखा हो कि जो ओवरसीज बायर है वो यहाँ की इंस्पेक्शन एजेंसीज की इंस्पेक्शन को नहीं मानता, वो अपनी इंस्पेक्शन अलग से करेगा, तो फिर उसको EIC की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए उसके पास लेटर। अब एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन जो थी ये 17 सितंबर 1998 की है। डिपार्टमेंट ऑफ शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर के अंडर आता है। अब इसमें देखना कि कितनी मिनिस्ट्रीज हैं जो अलग अलग इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ
फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स आ गया। एडिबल ऑयल किसको मानते थे कि वेजिटेबल ऑयल या फैट, लेकिन इसके अंदर मार्जरीन, वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग, फैट स्प्रेड जो पीएफए में आती थी वो इसमें इंक्लूड नहीं होती थी। अदरवाइज उसके अलावा जो भी एडिबल ऑयल है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर यूज होना है तो वो एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998 के अंडर आता था। पहले 1976 का ये स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट होता था, जिसको अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलते हैं। इसी एक्ट का नाम बदला गया है